गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी हम ऑनलाइन क्विज करेंगे सोशल साइंस फॉर क्लास 6 to 10। तो ये जो क्विज है इसमें टोटल 11 क्वेश्चन होंगे और इसके आंसर देना है आपको और देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चन है क्लास 6 ज्योग्राफी टर्म 2 से लिया हुआ है और इसमें आगे क्वेश्चन के बाद कंसेप्ट भी समझाया जाएगा जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्विज। क्विज को हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन वन है कि विच इज द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पोर्शन। मतलब अर्थ में जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए एटमॉस्फेयर, बी हाइड्रोस्फीयर, सी लिथोस्फीयर एंड डी ऑल ऑफ दिस। नाउ यू विल गेट 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन मैंने पढ़ दिया है और आपका जो आंसर है हम आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहे हैं। आपका आंसर है लिथोस्फीयर। क्या आंसर है आपका? लिथोस्फीयर। अब जो लिथोस्फीयर है इसके बारे में हमको थोड़ा जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? ये आपका जो राइट साइड में दिख रहा है ये पूरा, ये आपको दिख रहा है अर्थ। अर्थ जो है हम ऊपर जिस लेवल पे रहते हैं उस लेवल को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और अर्थ तीन पार्ट में डिवाइड है। कोर जो सबसे नीचे है वो कोर है, उसके बाद जो मिडिल में है उसको मेंटल बोलते हैं, और जो सबसे टॉप है जो क्रस्ट है जिस पे हम लोग हैं, जिस पे बिल्डिंग है, जिस पे ट्री है, ये जिस पे माउंटेन है, वो सब सारे पोर्शन क्या कहलाते हैं? आपको क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, अपर वाला पार्ट जो है क्रस्ट कहलाता है और सारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। तो जो लैंड पार्ट है जो हमारा अर्थ का पार्ट है वो पूरा क्या कहलाएगा? लिथोस्फीयर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा अर्थ क्या है? लिथोस्फीयर है और अर्थ जो है थ्री पार्ट में डिवाइड है, कोर मेंटल एंड क्रस्ट। सबसे इंटरनल पार्ट को कोर बोलते हैं, मिडिल वाले को मेंटल बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो सकता है? एशिया हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, नन ऑफ दीज हो सकता है। तो आपको एक बात पता होगा कि पहले एशिया और यूरोप जो है ये की साथ था, तो उस समय उसको यूरेशिया बोलते थे। उस समय यूरेशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था। बट आज के डेट में भी अगर हम देखें तो एशिया और यूरोप अलग होने के बावजूद भी वो कॉन्टिनेंट बड़ा है। तो आई होप कि इसका आंसर सभी ने कर दिया होगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। अब बात करते हैं एशिया के बाद अफ्रीका का, अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया का। तो मैं बता दूं एशिया जो है सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका जो है सेकेंड नंबर पे आता है और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको सबसे बिगेस्ट और उसके बाद सेकेंड बिगेस्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको सभी को ये बात तो पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग है क्या। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है डे बाय डे बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो वो रीजन जानने के लिए आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये इसका भी आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा कि इसका आंसर क्या है। फिर भी इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ साथ और भी हमको जानना जरूरी है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही व्हाट इज हैपनिंग? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो क्या है ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सब सारे गैसेस क्या करते हैं, जो हमारे सन की रेज है उसको अर्थ पे जब आती है और अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो सारे उस अर्थ के रेज को और हीट को क्या कर लेते हैं?
ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जो बहुत डेंजरस है, जिसकी वजह से लोगों को बाद में स्किन कैंसर भी हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको इतने सारे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर क्या होता है, वो सब सारी चीजें आपने देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू। तो आर्कटिक सर्कल कहाँ से पास करता है? तो जिस बच्चों ने मैप को अच्छे से पढ़ा होगा वर्ल्ड का, उसने देखा होगा कि, और आपके सामने ऑप्शन क्या है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑल ऑफ दिस। तो जिसने मैप पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर जो लेटी हुई लाइन है जो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ पढ़ते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो है ईस्ट एंड वेस्ट में पढ़ते हैं, जो क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। तो हम आर्कटिक सर्कल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्कटिक सर्कल जो है एक लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। और ये कहाँ से जाती है, एशिया से जाती है कि यूरोप से जाती है, नॉर्थ अमेरिका से जाती है। तो जिस बच्चों को मैप में पता होगा वो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं बिना कंफ्यूजन के। लेकिन हम चलते हैं आगे, इसका आंसर देख के और इस पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आंसर क्या है, आपके सामने आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्या है, ऑल ऑफ दीज। कैसे है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर वाले पार्ट को हम जब 0 डिग्री इक्वेटर की बात करते हैं, तो जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के नॉर्थ का पूरा पार्ट है, जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, नदर्न हेमिस्फेयर। और इसके पूरे नीचे का जो पार्ट है कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर। तो नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और जब उतना ही साउथ में जाओगे 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, वो जैसे इक्वेटर अर्थ को 50% मतलब हाफ नीचे और हाफ ऊपर डिवाइड करती है, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को कंप्लीट हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अब हमने इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। इसके बाद हम एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो अफ्रीका है ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों की तीनों लाइनें उस अफ्रीका से होकर गुजरती है। और साथ में आंसर जो है यहाँ पे सर्कल जो है, आर्कटिक सर्कल सभी से, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सबसे होके जाता है। क्योंकि आप देखोगे तो ऊपर रसिया है, अमेरिका का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है, जहां से 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है, नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पास होता है। और ये जो ऊपर है उसको 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और जो सबसे नीचे है 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। क्योंकि ऊपर जो है आर्कटिक है इसलिए इसको आर्कटिक सर्कल, और नीचे अंटार्कटिका है इसलिए इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। और सबसे ऊपर जो 0 डिग्री, जो आपके ऊपर एकदम बिल्कुल 90 डिग्री है, वो क्या है, नॉर्थ पोल। और जो बिल्कुल नीचे 90 डिग्री साउथ है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो आपका पूरा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, और ये सब सारी चीजें क्लियर हो गई। और एक बात और बता दूं इसमें कि ये जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, जहाँ पे गर्मी होती है। और इसके बाद टेम्परेट जोन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मौसम जो है मॉडरेट होता है। ऊपर जाओगे जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया आप देखोगे जहाँ पे ग्रीन कलर है, ये क्या, ये पार्ट जो है मॉडरेट रहता है, गर्मी भी रहती है, थोड़ा ठंडा भी रहता है। और जैसे जो ऊपर बढ़ते जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। इसी वजह से जो ऊपर वाला पार्ट है उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, जो पोलर जोन है, जहाँ पे बिल्कुल आइस जमा होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने इन्फॉर्मेशन मिल गए। क्वेश्चन नंबर 6, विच लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज थ्रू द अफ्रीका। तो अफ्रीका में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है कौन सी बहती है? तो आपको आंसर है गंगा, यमुना एंड नाइल एंड नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इजी इसलिए है क्योंकि आपको पता है गंगा जो है अफ्रीका में नहीं बहती, इंडिया में बहती है। यमुना भी अफ्रीका में नहीं बहती, इंडिया में बहती है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है,
नाइल हो सकता है। इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। नाइल एक ऐसी रिवर है जो यहाँ पे ये बहुत लंबी काफी क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। आप अगर इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पे जो इजिप्ट के पास से निकलती है और ये नीचे होते हुए कई स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये नाइल रिवर है। अगर कभी आपके क्वेश्चन आता है तो लॉन्गेस्ट रिवर में क्या होगी, नाइल रिवर होगी। और अगर ये पूरे उसके अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो भी लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है नाइल। और जो लार्जेस्ट रिवर रिवर है, जो सबसे बड़ा रिवर है इन वर्ल्ड में, वो है अमेजन। ठीक है। तो ये जो है नाइल जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अमेजन जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में बहने वाली जो सबसे लंबी रिवर है वो गंगा रिवर है, जिसका लेंथ 25 किलोमीटर है। यह यमुना रिवर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन मिले। हम अब क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। विच वेयर इज अ मोर देन 97% ऑफ वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे वाटर पाया जाता है उसमें मोर देन 97% से भी ज्यादा परसेंटेज किसका है, रिवर्स का है, वेल का है, इन ओशन का है, या नन ऑफ दिस का है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको जानना जरूरी है कि जो आप पानी यूज कर रहे हो, जो फ्रेश वाटर यूज कर रहे हो, वो फ्रेश वाटर हमारे अर्थ पे कितना है, और जो सॉल्टी वाटर है वो कितना है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि इसका आंसर जो आप लोगों ने दे दिया होगा। अब इसका आंसर आपके सामने क्या है, इसका आंसर है ओशन। ठीक है। तो हम बात करते हैं, जब इंडिया की अगर बात करें तो देखते हैं कि ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है। ऐसे ही पूरा अर्थ में अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ये सब सारे ओशन, जो सारा एरिया जो है सबसे ज्यादा कवर करके रखा हुआ है, और वो सबसे ज्यादा क्या है, सॉल्टी वाटर है जो ओशन में है। ठीक है। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं वाटर का, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर जिसको हम बहुत, हमारे पास बहुत है, ये एक मतलब 1% है इतना ही फ्रेश वाटर जिसको हम यूज कर पाते हैं। बाकी जितने वाटर हैं वो साल्टी वाटर हैं, ग्लेशियर के रूप में है, ग्राउंड वाटर के रूप में है। ये सब सारा आपका डिटेल है। ठीक है। आपको भी, आप इसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि हमारा मैक्सिमम वाटर परसेंटेज जो है साल्टी है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कंजर्व द वाटर, सेव द वाटर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी है, सॉल्ट वाटर जिसको हम डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात। तो अर्थ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ द ग्रास गैसेज इज कॉल्ड। जो अर्थ है गैस के लेयर से सराउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे हमने लिथोस्फीयर के बारे में बात कर लिया था कि हमने बोला था कि जो लैंड मास एरिया है वो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गैसेस का। तो आप आंसर क्या है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ऑल ऑफ दिस। तो आई होप कि इसका आंसर आपने दे दिया होगा, क्योंकि हमने लिथोस्फीयर के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। आपके सामने सिर्फ एक हाइड्रो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, नॉन ऑल ऑफ दीज है। ठीक है। तो आपका आंसर हो चुका होगा। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है, एटमॉस्फेयर। क्या है, एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है वो एयर से सराउंडेड है, वो एटमॉस्फेयर है। अब जो ये एटमॉस्फेयर है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी क्या है कि पूरा अगर नीचे से ऊपर तक ऐसे ऐसे जाते जाओगे, ऐसे ऐसे जाते जाओगे, तो ये क्या होगा, इसमें 5 लेयर है। तो सबसे नीचे वाला लेयर क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद जाओगे मीजोस्फेयर, इसके बाद जाओ ऊपर जाओगे 4th नंबर पे थर्मोस्फेयर, और 5th पे एक्सोस्फेयर आ जाएगा, जहां से अब मतलब हम बाहर की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है, इस एरिया में ही हमारा सारा माउंटेन है, और जितनी भी रेनिंग होता है, जितने भी आपके वेदर फिनोमिनन होता है, जैसे बादल का फटना, बारिश होना, बिजली का चमकना, ये सब सारी चीजें क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ओजोन लेयर होता है। ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना ही मिल रहा है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, और एटमॉस्फेयर के लेयर क्या होते हैं, और कौन से लेयर में कौन कौन से घटनाएं होती है, कौन कौन सा इवेंट होता है। ओके। इसी ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें प्लेन फ्लाई करता है, और ये प्लेन इसलिए फ्लाई करता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर फिनोमिनन नहीं होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होता है। ओके। अब हम क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। विच गैस इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द
एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज। अगर हम अपने जो हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो क्या होता है, गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। उस गैसेस में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। तो इसमें आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी गैस की होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आई होप कि ये आपके सामने 30 सेकंड से ज़्यादा हो गया स्क्रीन, आपने आंसर दे दिया होगा। फिर भी हम इसका आंसर देखते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में गैसेस का कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको भी हम देखेंगे, कितने कितने परसेंटेज गैसेस हैं। तो आपका आंसर हो गया आपके सामने बिल्कुल नाइट्रोजन। क्या है आपका, नाइट्रोजन। तो हम देखेंगे, देखिए अब क्या हुआ है, ये जो गैसेज है, जो एयर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 78%, सबसे ज़्यादा पार्ट जो है, सबसे ज़्यादा पार्ट 78। जैसे हमने वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, तो सबसे 97% उसमें सॉल्ट वाटर था। ऐसे ही यहाँ पे एयर का जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 20.9%। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी और प्लांट के लिए भी, और नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, फॉर द एनिमल्स एंड द प्लांट्स एंड फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है, और आर्गन गैसेज 0.90% है। नॉर्मली इस आर्गन गैस का यूज आपने देखा होगा बल्ब के अंदर भी होता है, जिसके अंदर, और ये भी पता होगा आपको, बल्ब के अंदर जो जलता है वो टंगस्टन का होता है, और उसके अंदर जो गैसेज होती है वो आर्गन गैस होती है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, और अर्थ को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। लेकिन जब इस कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। बट जो अभी परसेंटेज नॉर्मल है, जो नेचर के अनुसार होना चाहिए, उतना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अर्थ पे नहीं होता, तो या तो जो हमारा अर्थ है, या तो बहुत ठंडी हो जाती, या तो अर्थ जो है बहुत गर्म हो जाती। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द वाटर मास ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग ओशन, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा इन द एटमॉस्फेयर। जैसे ओशन हो गया, सीज हो गया, रिवर्स हो गया, ग्राउंड वाटर्स हो गए, लेक्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, ये सब सारे, कैनाल हो गई, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये बिल्कुल मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। लिथोस्फीयर हमने पहले ही बता दिया, पूरा लैंड मासेस, जितने भी लैंड एरिया होते हैं सब लिथोस्फीयर में आते हैं। जितने गैस एरिया होते हैं, एयर होते हैं, वो सब एटमॉस्फेयर में आता है। एटमॉस्फेयर का हमने लेयर भी पढ़ लिया। इसके बाद जो हाइड्रोस्फीयर है, इसका आंसर आपके सामने जो है, ये है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और यही जब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जब आपस में मिलते हैं, तो एक यहाँ पे बायो ऑर्गेनिज्म, यू मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है, और जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है उस वाले पार्ट को बोलते हैं बायोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। अभी हमने यहाँ पे देख लिया पूरा जो अर्थ है, पूरा अर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो लिथोस्फीयर में डिवाइड है पूरा लैंड मासेस, जितना लैंड मासेस है, एवरी लैंड मासेस का लिथोस्फीयर। जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटो हो गया, लैंड हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गए, ये सब सब किस में आएंगे, लिथोस्फीयर में। और जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं, तो हमारा अर्थ जहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। उस बायोस्फीयर में क्या होगा, आपका सब जुड़ा रहेगा, हाइड्रोस्फीयर भी रहेगा, एटमॉस्फेयर, क्योंकि जहाँ हाइड्रोस्फीयर का मतलब जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर मतलब एयर नहीं रहेगा तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं। तो ये सब सारे मिल जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो लिथोस्फीयर, तब जाके बायोस्फीयर पॉसिबल होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारे इंफॉर्मेशन मिल गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11, जो लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझने होंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। क्या है, द हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑन द अर्थ इज। तो सबसे जो बड़ा माउंटेन है, पिक माउंटेन, देखो पिक है यहाँ पे, तो माउंटेन पिक आपके सामने, आपका आंसर क्या है, एवरेस्ट, K2, अरावली एंड कंचनजंगा। तो हम क्या बात करेंगे, हम इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने दे भी दिया होगा, हम आंसर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखिए सीक्वेंस वाइज अगर बात करते हैं, तो सबसे यहाँ रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। जो रेड कलर का दिख रहा है वो माउंट एवरेस्ट, जो एशिया में है, जो नेपाल में है, जिसको सागर माथा भी नेपाल में बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो हाइट है, ये हाइट का जो
मेजरमेंट है वो आपको याद होना चाहिए। 8848 मीटर है। अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर के करीब ये बन जाता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं माउंट एगनगुआ जो है साउथ अमेरिका में, और तीसरे नंबर पे बात करते हैं माउंट मैकिनली जो नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद हम जो बात करते हैं फोर्थ नंबर पे वो माउंटेन किलिमंजारो है जो अफ्रीका में है। तो ये 1 2 3 एंड 4 आपको इतना अगर याद है तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद अब जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के बारे में हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे अगर इंडिया में अभी प्रेजेंटली सिचुएटेड है तो कंचनजंगा सबसे बड़ा है जो कहाँ पे है, सिक्किम में है। और दूसरे नंबर पे नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है। और अगर हम भारत जब पीओके पाकिस्तान के अंडर में नहीं था तो इंडिया में सबसे बड़ा जो माउंटेन पिक था उसका नाम था K2 था, काराकोरम रेंज के ऊपर है। तो अभी इंडिया में क्या है, फर्स्ट नंबर पे कंचनजंगा है, दूसरे नंबर पे नंदा देवी है। ठीक है, तो आपके सामने जो 11 क्वेश्चन थे उस 11 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट भी समझाया गया है। और और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।